नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट के हिंदी के क्वेश्चंस का अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे जो कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरे व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें और बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ऐसा कौन से कवि हैं जिनको कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी कह रहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इनमें से कौन से जो हो जाएंगे उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है। कवियों का कवि कहा जाता है किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। और यह जो है शमशेर बहादुर सिंह जो है ये प्रेम और सौंदर्य के भी कवि हैं। किसके? प्रेम और सौंदर्य के भी ये कवि जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? रचनाकार का नाम बताना है, किसकी ये पंक्तियां हैं ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है तुलसीदास, ऑप्शन बी कह रहा है कबीरदास, ऑप्शन सी कह रहा है केशवदास, ऑप्शन डी कह रहा है सूरदास। तो इसमें से कौन जो हो जाएंगे इनकी ये पंक्तियां हैं। तो इनका जो ऑप्शन बी वाला है वो सही हो जाएगा। कबीरदास की पंक्तियां हैं। क्या पंक्तियों में कहा गया है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये जो है पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास की पंक्तियां हैं। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र कौन है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी में कहा गया है इतिहास तिमिरनाशक, ऑप्शन सी कह रहा है कि बनारस अखबार, ऑप्शन डी कह रहा है कि हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है उदंत मार्तंड जो है ये सही हो जाएगा। उदंत मार्तंड की जो है संपादन, इसका संपादन कब हुआ था? तो इसका संपादन हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी में। 1826 में इसका संपादन हुआ था। किसका? उदंत मार्तंड का संपादन जो है 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक किसे कहते हैं? तो इसके संपादक जो है वो जुगल किशोर थे। कौन था? इसके संपादक जो उदंत मार्तंड के संपादक थे वो जुगल किशोर थे। और ये जो है कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? कलकत्ता से जो है ये प्रकाशित हुई थी। कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसमें जो है उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके आगे ऑप्शन बी देखेंगे इतिहास तिमिरनाशक। इतिहास तिमिरनाशक जो है यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की गद्य रचना है। इतिहास तिमिरनाशक जो है ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की गद्य रचना है। बनारस अखबार जो है इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? बनारस जो अखबार है इसका संपादन जो है 1845 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक जो है राजा शिव प्रसाद थे। कौन थे? इसके संपादक जो बनारस अखबार है इसका संपादन जो है किसने किया था? संपादक कौन थे? तो ये राजा शिव प्रसाद इसके संपादक थे। और ये बनारस अखबार जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और उदंत मार्तंड जो है वो भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो बनारस अखबार जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये बनारस अखबार है तो बनारस से ही प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित जो है वो बनारस से ही इसका प्रकाशन हुआ था बनारस अखबार का।
आगे दी है ऑप्शन डी में हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब हुआ? तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ था। और इसके जो संपादक थे वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। और ये भी जो है बनारस अखबार की तरह हरिश्चंद्र मैगजीन भी जो है ये बनारस से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? बनारस से प्रकाशित हुई थी। और जो ये है मासिक पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये मासिक पत्रिका है। कौन सी? मासिक पत्रिका के नाम से जानी जाती है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र जो है वो उदंत मार्तंड हो जाएगा। और उदंत मार्तंड जो है इसके प्रकाशन दिवस के आधार पर, मतलब कब प्रकाशित हुई थी? 30 मई 1826 को जो है प्रकाशित हुई थी। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी। और इसके प्रकाशन दिवस के आधार पर ही 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका कौन कौन सी है? साप्ताहिक पत्रिका जो है उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका है और बनारस अखबार, ये जो है दोनों साप्ताहिक पत्रिका हैं। जबकि हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो ये मासिक पत्रिका है। और जो इतिहास तिमिर नाशक है ये एक गद्य रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की इतिहास तिमिर नाशक जो है वो एक गद्य रचना है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है वो किसका निबंध संग्रह है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है बाल मुकुंद गुप्त का। ऑप्शन बी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी कह रहा है श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का, किसका? रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह कौन सा है? तो इनका हो जाएगा गुप्त निबंधावली। गुप्त निबंधावली इनका है। निबंधावली, गुप्त निबंधावली, ये जो है हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त का गुप्त निबंधावली। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है अनेक निबंध संग्रह हैं। उनमें से जो है जैसे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये इसके अलावा भी अन्य हैं। कौन कौन से? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं। इसके आगे ऑप्शन डी में दिया गया है श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास के जो है निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, ये इनके जो है निबंध संग्रह हैं। तो चिंतामणि का जो निबंध संग्रह है ये किसका हो जाएगा? चिंतामणि निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना जो है ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 1893 ईस्वी। ऑप्शन बी कह रहा है 1900 ईस्वी। ऑप्शन सी कह रहा है 1903 ईस्वी। ऑप्शन डी कह रहा है 1905 ईस्वी। तो काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना जो है वो 1893 ईस्वी में हुई थी। मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 1893 ईस्वी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वो बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। कौन कौन अध्यक्ष थे इसके? तो बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह इसके अध्यक्ष थे। और ये जो है काशी नागरी पचाड़ी सभा जो है कहाँ स्थापित है? ये वाराणसी में स्थापित है। इसके अलावा एक नागरी पचाड़ी सभा भी है। नागरी पचाड़ी सभा जो है, नागरी पचाड़ी पत्रिका जो है उसकी स्थापना जो है 1896 ईस्वी में हुई थी। नागरी पचाड़ी जो पत्रिका है उसकी स्थापना जो है 1896 ईस्वी में हुई थी। और ये काशी से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? काशी से प्रकाशित हुई थी। और इसके संपादक जो थे वो बेणी माधव थे। और ये जो नागरी पचाड़ी पत्रिका है ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी। कैसी? ये एक त्रैमासिक, नागरी पचाड़ी सभा एक नागरी पचाड़ी पत्रिका जो है वो एक त्रैमासिक पत्रिका थी। तो नागरी पचाड़ी सभा की जो स्थापना है, काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी और नागरी पचाड़ी की 1896 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है मुंशी सदासुखलाल। ऑप्शन बी कह रहा है सदल मिश्र। ऑप्शन बी कह रहा है सदल मिश्र। ऑप्शन सी कह रहा है लल्लू लाल जी। ऑप्शन डी कह रहा है राम प्रसाद निरंजनी। तो जो प्रेम सागर है ये रचना है लल्लू लाल की। किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मुंशी सदासुखलाल की रचना कौन सी है? तो मुंशी सदासुखलाल की रचना हो जाएगी सुख सागर। सुख सागर, सुख सागर मुंशी सदासुखलाल की रचना है।
सदल मिश्र की नासकेतोपाख्यान जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है, नासकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की। राम प्रसाद निरंजनी की कौन कौन सी हो जाएंगी, तो राम प्रसाद की निरंजनी की हो जाएगी भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ, ये भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है राम प्रसाद निरंजनी की, भाषा योग वशिष्ठ। तो प्रेम सागर किसकी रचना हो जाएगी, प्रेम सागर हो जाएगी लल्लू लाल की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ए में 3 दिया है, ऑप्शन बी में 4 दिया है, ऑप्शन सी में 5 दिया है, ऑप्शन डी में 6 दिया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 5। जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो है 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी के जो शब्द होते हैं उनमें लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रत्यय, ऑप्शन बी कह रहा है संज्ञा, ऑप्शन सी कह रहा है क्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है सर्वनाम। तो जो लिंगों का निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। जैसे राम, मोहन, ये गीता, सीता, ये जो है सारी संज्ञाएं हैं। तो राम और मोहन ये जो है पुल्लिंग हैं, तो इनकी जो है पुल्लिंग कहा जाएगा, लिंग का निर्धारण जिससे हो रहा है। सीता गीता स्त्रीलिंग है, सीता गीता स्त्रीलिंग है, तो इनसे स्त्रीलिंग का निर्धारण हो रहा है, स्त्री की लिंग का निर्धारण हो रहा है। तो ये जो है संज्ञा से लिंग का निर्धारण होता है, संज्ञा से जो है लिंग का निर्धारण होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक जो है उसके कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 7, ऑप्शन बी कह रहा है 8, ऑप्शन सी कह रहा है 9, ऑप्शन डी कह रहा है 10। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के भेद होते हैं 8। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने इसका कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने, कर्म को कारक चिन्ह होता है, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पे पर, संबंध काकी के, संबोधन है वो, अरे अधिकरण में पे पर, ये जो है 8 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घा से घड़ी जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। घा जो है उसका उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है मूर्धा, ऑप्शन बी कह रहा है कंठ, ऑप्शन सी कह रहा है ताल, ऑप्शन डी कह रहा है दंत। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो घा का उच्चारण स्थान जो है वो हो जाएगा कंठ। का, खा, गा, घा, अंगा, इनका जो है उच्चारण स्थान कंठ होता है। का उच्चारण स्थान कंठ, तो का वर्ग में ही जो है घा आता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छा से छतरी वाला छा दिया है। ये छा जो है वर्ण किसके योग से बना है। ये एक संयुक्त व्यंजन है और ये किसके योग से बना है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है का और सा, ऑप्शन बी कह रहा है का प्लस चा, ऑप्शन सी कह रहा है का और छा, ऑप्शन डी कह रहा है का और शा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए का और शा जो है ये सही हो जाएगा, जिससे मिलकर छा बनता है। संयुक्त व्यंजन और कौन कौन से होते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है, ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छा के अलावा और कौन कौन से होते हैं, त्रा होता है, त्रा किसके योग से बना है, त्रा बना है ता और रा के योग से। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, ज्ञा होता है, ज्ञा किसके योग से बना है, ज्ञा बना है जा और ञा के योग से जो है बना है। इसके अलावा कौन सा होता है, श्रा होता है, श्रा किसके योग से बना है, तो श्रा जो है वो बना है सा और रा के योग से जो है श्रा बनता है। ये जो है संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, छत्र, ज्ञा और श्रा।
ये जो है 4 संयुक्त व्यंजन है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा है ये बताना है हम लोगों को। सारे ऑप्शन जो हैं उनमें जो है ए बी सी और डी सभी में जो है लिखा अस्पृश्यता ही है, लेकिन कौन सा सही है ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो अस्पृश्यता का सही जो है वर्तनी है, सही वर्तनी है ये इसकी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है। कवि का स्त्रीलिंग बताना है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार यूपी टेट के एग्जाम में था। पिछले वाले जो 18 वाला सुपर टेट का एग्जाम हुआ है इसमें भी पूछा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। और ये काफ़ी लोग गलत करके भी आते हैं। इसका स्त्रीलिंग जो है काफ़ी लोग गलत करके भी आते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कवि, ऑप्शन ए कह रहा है कवियत्री, ऑप्शन बी कह रहा है कवित्री, ऑप्शन सी कह रहा है कवियत्री, ऑप्शन डी कह रहा है कवियत्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है कवियत्री। कवियत्री जो है इसका सही स्त्रीलिंग शब्द है, कवियत्री। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरण तरण का पर्यायवाची शब्द है। तरण जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है या इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है सूर्य, ऑप्शन बी कह रहा है नाम, ऑप्शन सी कह रहा है युवती, ऑप्शन डी कह रहा है नदी। तो इसका कौन सा पर्यायवाची है ये बताना है। तो इसका पर्यायवाची सूर्य होता है। तरण का पर्यायवाची सूर्य होता है। नाम का पर्यायवाची क्या होता है। तो नाम के पर्यायवाची कीर्ति, यश, शोहरत, ये इसके जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। युवती का पर्यायवाची क्या होता है। तो युवती के पर्यायवाची होते हैं सुंदरी, किशोरी, ये युवती के पर्यायवाची होते हैं। नदी के पर्यायवाची होते हैं सरिता, तरंगी, तटिनी, ये जो है नदी के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो तरण का पर्यायवाची हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची कौन सा शब्द है ये बताना है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए कह रहा है सिखी, ऑप्शन बी कह रहा है सापक, ऑप्शन सी कह रहा है विभावरी, ऑप्शन डी कह रहा है मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची शब्द जो है वो हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य जो है वो मीन का पर्यायवाची हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द जो है उसको बताना है। कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन करना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा है आत्मजा, ऑप्शन बी कह रहा है नंदिनी, ऑप्शन सी कह रहा है भार्या, ऑप्शन डी कह रहा है कन्या। तो इसमें से कौन सा जो भिन्न अर्थ वाला है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में भार्या दिया गया है। भार्या जो है ये भिन्न अर्थ वाला कैसे हो जाएगा। तो ये जान लेते हैं हम लोग। भार्या का मतलब होता है पत्नी। भार्या जो है पत्नी को कहा जाता है। और आत्मजा, नंदिनी और ये कन्या जो है ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं। पुत्री के पर्यायवाची हैं। आत्मजा, नंदिनी और जो कन्या है ये पुत्री के पर्यायवाची हैं तथा भार्या जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है। तो भार्या जो है इन सभी से, इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची कौन सा शब्द है ये बताना है। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए कह रहा है स्वर्गीय, ऑप्शन बी कह रहा है लौकिक, ऑप्शन सी कह रहा है पार्थिव, ऑप्शन डी कह रहा है अद्वितीय। तो इसका कौन सा शब्द हो जाए, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द जो है वो अद्वितीय है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का अर्थ कौन सा है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कम सुनना, ऑप्शन बी कह रहा है सुनी हुई बात पर विश्वास करना, ऑप्शन सी कह रहा है कि दूसरों की बात मानना, ऑप्शन डी कह रहा है कान का कमजोर होना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका कान का कच्चा होने का अर्थ जो है वो होता है कि सुनी हुई बात पर विश्वास करना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी
सही हो जाएगा। सुनी हुई बात पर विश्वास करना, ये कान के कच्चा होने का अर्थ है, सुनी हुई बात पर विश्वास करना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है ग्रामीण भाषा का शब्द, ऑप्शन बी कह रहा है संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, ऑप्शन डी कह रहा है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द कहा जाता है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक भाषाएं भी हो सकती हैं, उनसे मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत शब्द है, इसको जो है स्त्रीवाचक बनाना है, तो इसमें कौन सा जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होगा? ऑप्शन ए कह रहा है ई, ऑप्शन ए कह रहा है ई, ऑप्शन सी कह रहा है इक, ऑप्शन डी कह रहा है आ। ए क्या कह रहा है? ई, बी कह रहा है ई, सी कह रहा है इक, डी कह रहा है आ। तो इसका कौन सा सुत का स्त्रीवाचक शब्द होता है? सुता। क्या होता है? सुत का स्त्रीवाचक शब्द सुता होता है। तो सुत में अगर आ प्रत्यय जोड़ दें तो ये सुता हो जाएगा। तो इसका आ जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके आगे हम लोग ये तीन ऑप्शन में दिए गए हैं प्रत्यय, उनके बारे में भी देख लेते हैं। ई से बने हुए शब्द कौन से हो जाएंगे? ई प्रत्यय से बने हुए शब्द कौन से हो जाएंगे? तो इससे बने हुए शब्द हो जाएंगे पठनीय, गमनीय, राष्ट्रीय, ये शब्द हो जाएंगे। ई प्रत्यय से बने हुए शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? तो ई प्रत्यय से बने हुए शब्द हो जाएंगे पढ़ाई, लिखाई या अन्य भी हो सकते हैं। इक प्रत्यय से बने हुए शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? इक प्रत्यय से बने हुए शब्द हो जाएंगे धार्मिक, तार्किक। कौन कौन से? धार्मिक और तार्किक इक प्रत्यय से बने हुए शब्द हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। सुत में अगर आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो इसका स्त्रीवाचक हो जाता है, और सुत का स्त्रीवाचक शब्द सुता होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।